हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन यानी कि सेल बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग की। ये एक नई वीडियो सीरीज है और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो सीरीज को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के बारे में। एक्चुअली सेल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सेल कैसे बना, उसके बाद सेल थ्योरीज क्या क्या हैं, क्या क्या थ्योरीज दी गई सेल को लेकर के। तो सबसे पहले बात आती है कि सेल है क्या। सेल इज द फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। द स्मॉलेस्ट unit, you can call it the smallest unit, the basic unit, the smallest physical unit, as well as the smallest functional unit, the smallest functional unit of life. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, राइट फ्रॉम बैक्टीरिया टिल हायर ऑर्गेनिजम्स। हायर ऑर्गेनिजम्स में कौन आते हैं? जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर मैमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। All these come under higher organism. Each and every living organism is made up of cell. और ये सेल सिंगल भी हो सकती है, मे बी एक ही सेल हो जिसने पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रखा हो, या पूरी की पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है, जैसे कि आप जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसका एग्जांपल बैक्टीरिया है। सिंगल सेल है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपनी न्यूट्रिशन, अपना रिप्रोडक्शन सब कुछ खुद ही मैनेज कर रही है। या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जब बहुत सारी सेल्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें, कुछ सेल्स बोलती हैं कि हम कुछ और फंक्शन संभाल लेते हैं बॉडी का, कुछ दूसरी ग्रुप ऑफ सेल्स बोलती हैं कि हम बॉडी का कुछ और फंक्शन संभाल लेते हैं। इस तरीके से जब सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल्स बहुत सारी हैं लेकिन हर सेल ने अपना अपना फंक्शन एक्वायर किया हुआ है, अडेप्ट किया हुआ है। तो बेसिकली सेल क्या है? द मोस्ट बेसिक, द स्मॉलेस्ट फिजिकल, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये सेल कितने टाइप की हो सकती है? सेल को क्लासिफाई किया है बिटवीन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल में। अब इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जो पहले आई होगी ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, टाइम के साथ जो सेल पहले बनी वो सेल थी प्रोकैरियोटिक सेल। एक ऐसी बेसिक सी सेल, एक सिंपल सा कंपार्टमेंट है स्फेरिकल बॉल टाइप, जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है जो लगातार मूव करता रहता है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं साइक्लोसिस मूवमेंट। ऐसे ऐसे लिक्विड घूमता रहेगा। तो इस लिक्विड को ऑब्वियसली कंजर्व करके रखने के लिए एक आउटर मेम्ब्रेन की जरूरत है, वरना ये लिक्विड स्टे नहीं करेगा एक जगह पर। इस वजह से बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसको बोल दिया सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। सबसे पहले मैं इसको जेनेटिक मटेरियल बोलता हूँ, और प्रोकैरियोटिक सेल के केस में मैं इसको न्यूक्लियोइड भी बोल सकता हूँ। न्यूक्लियोइड एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। अगर न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इन दैट केस जेनेटिक मटेरियल एक जगह कॉम्पैक्ट पड़ा हुआ है, उसको बोल देते हैं हम न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक सेल के केस में अलग है। यूकैरियोटिक सेल के केस में जो सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बीच में न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। ये पोर्स क्यों होते हैं? ताकि अंदर से मटेरियल बाहर जा सके या बाहर से कोई मटेरियल अंदर आ सके। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उस केस में इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल होता है आपका डीएनए आदि में, तो अगर ये प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट न्यूक्लियस। तो जो पहला डिफरेंस हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल के बीच में देखते हैं, स्टडी करते हैं, वो यही है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। दिस इज द वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल ऑर्गेनील्स नहीं होते। सेल ऑर्गेनील्स, छोटे छोटे ऑर्गेनील्स जो इसमें प्रेजेंट हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जैसे इसके अंदर प्रेजेंट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर प्रेजेंट है गोल्गी बॉडी, इसके अंदर प्रेजेंट है और भी बहुत सारे ऑर्गेनील्स जो बेसिकली इस सेल में नहीं है। इसमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम 70S, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। इस केस में राइबोसोम होता है 80S, मतलब इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बढ़ गया। तो ओवरऑल जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और हायर ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल ही मिलती है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोटिक सेल के बीच में। हालांकि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, इनको फिलहाल हम यहाँ डिस्कस नहीं करते। तो अब बात करते हैं सेल इवोल्यूशन की। सेल आखिर इवॉल्व कैसे हुआ, सेल बना कैसे अर्थ पे। तो दोस्तों सबसे पहले आया था प्राइमोर्डियल सूप। प्राइमोर्डियल सूप बिल्कुल इनिशियल एकदम, जब अर्थ थोड़ी ठंडी सी हुई और यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक जगह पर एग्रीगेट हो गए, एकत्रित हो गए, एक जगह आकर के बैठ गए। एंड दीज स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन अदर फोर्सेस फॉर देयर एनर्जी। एनर्जी के लिए इनको एनर्जी की जरूरत पड़ी, और एनर्जी के लिए दूसरे मॉलिक्यूल्स पर डिपेंडेंट होने शुरू हो गए, जिस वजह से इनको बोला गया हीटरोट्रॉप्स। एक प्राइमोर्डियल सेल बनी ओवरऑल। This cell was heterotrophic in nature. This cell was dependent on some other sources for their food, for their energy. इस वजह से heterotroph बोला। तो आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि अर्थ पर पहले ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पहले आए और हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बाद में। सबसे पहले हीटरोट्रॉफ्स आए जो दूसरों पर डिपेंडेंट थे, और फिर धीरे से इस सेल ने अपने अंदर एक कैपेबिलिटी जनरेट करी, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी। फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, जिसकी हेल्प से इसने एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स करना शुरू कर दिया और इसी को कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। तो अब इस चेंज के साथ ये जो सेल थी, इसको दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी थी, वहां से इसने कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करी, खुद से ही अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए और खुद ही उससे एनर्जी ले ली। मगर एक प्रॉब्लम थी
इसके पास जो इलेक्ट्रॉन सोर्स था, इस सेल के पास इलेक्ट्रॉन सोर्स जो था that was H2S, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स था। और जब ये इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करता तो यहाँ पर बच जाता सल्फर, और ये सल्फर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता। तो ये सेल बड़ा ही चालाक था, इसने डिपेंड किया H2S के ऊपर। लेकिन टाइम के साथ कुछ चेंजेस हुए, और जब चेंजेस हुए तो धीरे से इस सेल ने एक्वायर किया H2O। अपने इलेक्ट्रॉन के लिए इसने अपने आप को शिफ्ट किया H2S से H2O की तरफ। अब आप जानते हो H2O इज वाटर, और धरती पे वाटर की कोई कमी नहीं थी। एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स पानी की कमी आज भी नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ ओशंस। यहाँ से इसने H2O से जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया और इसने एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी ऑक्सीजन। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था। दिस वाज द मेजर ब्रेक थ्रू इन द इवोल्यूशन ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ से अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो एरोबिक होना शुरू हो। अर्थ के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आनी शुरू हो, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होनी शुरू हो। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डेली बढ़ रही, क्योंकि ऑक्सीजन अल्टीमेटली गैस है। सल्फर तो रिलीज हो गया था, सल्फर का कुछ नहीं। आज भी आप देखते हैं तो बहुत सारे सेल्स ऐसे मिलेंगे आपको which are still dependent on H2S for their electron source, लेकिन majority of photosynthetic cells, green plants, algae, जितने भी हैं, they all have shifted towards H2O for their electron source, और environment में ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो ऐसी जो photosynthetic cell बनी which was dependent on carbon dioxide for carbon source, which was dependent on H2O for electron source, और environment में इसने रिलीज किया ऑक्सीजन। तो ऐसी फर्स्ट फोटोसिंथेटिक सेल को बोला गया साइनोबैक्टीरिया। और ये साइनोबैक्टीरिया आज भी अर्थ पे प्रेजेंट है। There were certain cyanobacteria at that time which evolved, which started utilizing carbon dioxide as source for carbon and H2O as a source for electron. And all these cells were prokaryotic in nature. जितनी भी सेल्स थी जो उस टाइम पर बन गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली प्रिमिटिव सेल्स थी, they all were prokaryotic in nature. But with time, again, these cells started converting into eukaryotes. सेल्स में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। सेल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, सेल्स ने अपने अंदर नए नए ऑर्गेनीज डेवलप कर लिए। ऑर्गेनीज ने डेवलप कर लिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, गोल्गी बॉडी आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। एक और मेजर चेंज आया जब कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ने कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना। दो तरह के सेल थे, एक था एरोबिक बैक्टीरिया और दूसरा था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया एक सिंपल बैक्टीरिया था जिसने किसी एक यूकैरियोटिक सेल के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाया, और ये इस पूरी यूकैरियोटिक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने लगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये अपने आप से एनर्जी बनाता, एटीपी बनाता और इस पूरी सेल को प्रोवाइड करता। बाद में चल के इस एरोबिक बैक्टीरिया का नाम रखा हमने माइटोकॉन्ड्रिया। आज आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन सेल ऑर्गेनील जहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन होती है। एक और सेल थी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसने भी किसी और यूकैरियोटिक सेल के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाई
और फोटोसिंथेसिस करनी शुरू करते हैं। बाद में इस सेल को बोल दिया हमने क्लोरोप्लास्ट। तो आज भी आप देखते हैं जितने भी हर प्लांट्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उन सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो इनिशियली ये जो क्लोरोप्लास्ट था ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया था, बट लेटर ऑन इस बैक्टीरिया ने एक यूकैरियोटिक सेल के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसके बाद ये यूकैरियोटिक सेल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। इसके अंदर फर्दर जो सेल ऑर्गेनिल्स थे वो डेवलप होने लगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल में चेंज होने के लिए दिस वाज वन ऑफ द मेजर लैंडमार्क कि कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया थे जो यूकैरियोटिक सेल्स के साथ आकर के परमानेंट एसोसिएशन में आ गए। इनको भी सेल से अलग होने ही नहीं, दे आर इन परमानेंट एसोसिएशन। इसके अलावा जो मेजर केस था दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो डीएनए था, दैट डीएनए बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्पैक्ट, और बाद में ये इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया कि हमने इसको नाम दिया क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं कि बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स में ही बनते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में इस तरह के क्रोमोसोम्स नहीं बनते। तो दोस्तों इसके बाद आता है सेल थ्योरी का कंसेप्ट। सेल थ्योरी जो दी थी पहले दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था स्लेडन और श्वान। इन्होंने दी सेल थ्योरी, और इनके अकॉर्डिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, all living organisms are made up of cell, and cell is the basic structural and functional unit of life। ये चीज मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। इसके बाद आए थे रडोल्फ बिरशॉ। रडोल्फ बिरशॉ इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया इसी सेल थ्योरी में, एक नया पोस्टुलेट दिया, which was hominis cellula e cellula। मतलब all cells arise from pre-existing cells। कोई भी सेल अपने आप से अब नहीं बन सकती, जो भी सेल आएगी वो पिछली सेल से ही आएगी। तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली एक सेल है, ये सेल डिवाइड होगी 2 सेल्स में, और इसके जो अंदर कंपोनेंट्स थे, जिसमें हम सेल ऑर्गेनील्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं मेनली डीएनए की। तो डीएनए जो है दैट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स। तो जितना डीएनए इसके पास होगा उतना ही डीएनए इन दोनों के पास होगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के पास इसका आधा आधा डीएनए होगा, ऐसा तो फिर डीएनए कम होता जाएगा। जितना डीएनए इसके पास है ये उसकी रेप्लिका बना लेगा, डबल कॉपी कर लेगा, और फिर एक कॉपी इसके पास आएगी, एक कॉपी इसके पास आएगी। तो दैट मीन्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। तो ये थ्योरी दी थी 1855 में रडोल्फ बिरशॉ ने। लेकिन उसके बाद सेल थ्योरी में और बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आ गए, एक मॉडर्न सेल थ्योरी आ गए जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। सो मॉडर्न सेल थ्योरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बात स्लेडन और श्वान ने कही थी। दूसरा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन, ये बात रडोल्फ बिरशॉ ने कही थी। नेक्स्ट, एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन सेल्स, एनर्जी सेल्स के अंदर फ्लो करती है। सेल्स कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जिसे हम डीएनए बोलते हैं, एंड दिस डीएनए इज पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अभी हम डायग्रामेटिकली देख चुके हैं। देन ऑल सेल्स आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर स्पीशीज। अगर स्पीशीज सिमिलर हैं तो उनकी सेल्स का केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होगा। देन ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ one or more cells, and all cells have basically the same composition। सेल्स का कंपोजिशन सेम रहेगा। सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनील्स होंगी, मेम्ब्रेन्स होंगी, और सेल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होगी जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन।
तो दोस्तों ये कहानी थी सेल थ्योरी की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।